गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल जी सस्टेन 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो तमाम लोगों ने कल अपने अनुसार प्रतिक्रियाएं दी थी, तो उनके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो एक जन थी जिन्होंने कहा था कि सर एडिटोरियल के माध्यम से ही आप जो है कि जो करंट इशूज़ से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बनेंगे या फिर क्वेश्चंस जो बनते हैं उनके बारे में भी आप बता दिया करिए। जी ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं अब आगे। क्या करें, हम भी थोड़ा सा खांसी से परेशान हैं। अब देखिए आगे है, सबसे पहले उन वाक्यों की तरफ चलते हैं जिनमें वो कुव्वत व क्षमता होती है, मोटिवेट कर सकें। यहाँ पे लिखा असफलता सफलता की ट्यूशन फीस है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी लायक नहीं है, वो कोई कार्य नहीं कर सकता। वो सफल व्यक्ति से अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसे पता है किन रास्तों के सहारे, किन रास्तों के माध्यम से आप उस सफल बिंदु तक नहीं पहुंच सकते। तो एक तरह से वो ट्यूशन फीस है। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो उस पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। यदि आप एक दो बार असफल हुए हैं तो आप आत्ममंथन तो करिए, पर निराश कभी मत होइएगा। ठीक है, और ये सबके लिए नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं पढ़ते उढ़ते कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनका असफल होना उनके लिए एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल प्रतिक्रियाएं हैं। हाँ, तो दोस्तों आज का जो कंटेंट है, जो विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत जैसे देश को कई एजेंसियाँ ऐसी भी हैं इस तरह की मानसिकता रखती हैं कि वो सोचते हैं कि भारत को हमेशा नीचा दिखाया जाए। इसलिए तमाम तरह की जो इंटरनेशनल और चाहे नेशनल एजेंसियाँ, उस पर भी सवाल उठाए जा चुके हैं कि किस आधार पे आप रेटिंग देते हैं, क्या करते हैं। तो ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसा ही बोलता है। ठीक है, जिस देश के लोग ज़्यादातर पैसा दे देंगे, अगर वहाँ क्राइम ज़्यादा भी है तो वहाँ कम बता दिया जाएगा। तो ये है असल में एजेंसियों की सच्चाई, और उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए लिखा है ना, भारत को नीचा दिखाने वाला सर्वेक्षण। तो ऐसे कौन कौन से सर्वेक्षण हुए हैं भारत के संदर्भ में, जो ज़बरदस्ती भारत की जो स्थिति है उससे निचले पायदान पर गिराने की कोशिश की जा रही है, उसकी साख को लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में और ऐसी एजेंसियों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, देखिए यहाँ पे है, पेरिस स्थित गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ विभिन्न देशों में पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता की स्थिति की नवीनतम सूची के साथ सामने आया है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े जीवंत और उदार लोकतंत्र यानी भारत को 180 देशों में से 142वें स्थान पर रखा गया। पिछली सूची में भारत 140वें स्थान पर था। आखिर आरएसएफ ने भारत को प्रेस की आज़ादी के मामले में इतना नीचे क्यों रखा है? यह जानने के लिए इस संगठन की लोकतंत्र के प्रति समझ और उसकी कार्य प्रणाली का विश्लेषण करना होगा। आरएसएफ प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का निर्धारण करने द्वारा तैयार प्रश्नावली का विशेषज्ञों द्वारा दिए गए जवाबों से करता है। इस प्रश्नावली में मीडिया की स्वतंत्रता, माहौल और स्व सेंसरशिप, विधायी ढांचे, पारदर्शिता से संबंधित 87 सवाल हैं। आरएसएफ ने यह प्रश्नावली दुनिया के 18 एनजीओ और 150 संवाददाताओं और शोधकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आदि को भेजी। केवल 10% उत्तर देने वाले विदेशी संवाददाता थे। एक तो भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के एक सर्वेक्षण का आकार बहुत छोटा है, और दूसरे उत्तर देने के लिए जिन लोगों को चुना गया उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। सोचिए, भारत जैसे देश को समझने के लिए सबसे पहले आपको भारत की सरजमी पर आना पड़ेगा। आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि किस तरह से अनेक धर्मों के लोग होने के बावजूद यहाँ पर जितना प्रेम है, ठीक है, जितने प्यार से लोग रह रहे हैं, वो भी एक मिसाल है देश में। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की हरकतों की वजह से देश में अस्थिरता कुछ समय के लिए आ जाती है, पर दोस्तों भारत जैसा वह लोकतंत्र देश है जहाँ पर एक प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर लोग गाली देते हैं, आपत्तिजनक वीडियो शेयर करते हैं, मुख्यमंत्री को गालियाँ दे देते हैं, फिर भी उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। तो ये है भारत, और आप कह रहे हैं कि वी डू नॉट हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे पास कुछ कहने के लिए स्वतंत्रता नहीं, आज़ादी नहीं है। भैया कौन सी आज़ादी लेना चाहते हैं आप ये बताइए। तो दोस्तों
सीधे सीधे मैं आपको बता दें, कभी कभार क्या होता है, जो एजेंसियां रेटिंग देती हैं, जिनके माध्यम से सर्वेक्षण होता है, उनमें तमाम तरह की कमियां होती हैं। मतलब यदि आपको आपके परिवार के बारे में पूछना है तो आप पड़ोसी से पूछेंगे तो पड़ोसी कभी भी आपका सही जानकारी देगा, या फिर परिवार के ही एक ऐसे सदस्य से आप पूछें जिससे घर से परिवार से कोई मतलब ना हो, दिन भर घूमता हो या फिर वो अन्य कामों में बिजी रहता हो। तो इसीलिए आपको परिवार के उन लोगों का चुनाव करना पड़ेगा जो लोग पहले से उस कार्य में संलग्न हैं, ठीक है, जो आत्मनिर्भर हैं, जो परिवार की प्रगति के बारे में सोचते हैं। ठीक उसी तरह देश में तमाम तरह के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार, उनको आप बुला के पूछिए। हमारे देश का अगर दोस्तों पत्रकार भी होगा ना तो ये चीज़ तो कभी नहीं कहेगा वी डू नॉट हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे दलाल बोला जाता है, फक इंडिया बोला जाता है, क्या क्या लोग नहीं बोलते हैं। शाहीन बाग में जिस तरह से सुनियोजित तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था सीएए को लेकर, ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ये मुमकिन है। चाइना में आप देख सकते हैं जो रखाइन प्रांत है, वहाँ पर उग्र मुसलमान बसाए गए हैं, एक तरह से शेल्टर है, उसके बाहर मुसलमान वहाँ पर नहीं जा सकते हैं जितने भी रखाइन प्रांत में हैं, और वहाँ पर तमाम तरह की यातनाएँ हैं। आप फ्रीडम की बात करते हैं, आप अगर वहाँ पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। आज भी अरब देशों में चले जाइए, अब जाके जब कई देशों ने विरोध किया, दबाव डाला, तब जाके महिलाओं को कुछ चीज़ों में छूट मिला है कि महिलाएं अब अकेली जा सकती हैं, महिलाएं मूवीज़ देख सकती हैं, ड्राइविंग कर सकती हैं। पर अभी कई देशों में, स्पेशली मैं बात करता हूँ मुस्लिम कंट्री में, ये सारी दिक्कतें इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जहाँ पे सीधे सीधे औरतों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है, उन देशों की सूची अव्वल है। पर भारत जैसा देश जहाँ पर कभी भी भेद नहीं करता महिलाओं और पुरुषों का, मात्र ये हमारे यहाँ के कुछ लोगों की मानसिकता है जिसका हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा गवर्नमेंट कभी नहीं करती। गवर्नमेंट तो प्रोत्साहन के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 33% तमाम तरह के सेक्टरों में रिजर्वेशन भी इम्प्लीमेंट कर दी है। तो दोस्तों सोच बदलिए। ये कुछ बेवकूफ़ वहाँ पर जाकर क्या बोल देते हैं, क्या रेटिंग कर देते हैं, उसके माध्यम से भारत का भविष्य तय नहीं हो जाएगा कि भारत में क्या स्थिति गड़बड़ चल रही है, क्या सही चल रही है। आपको बता दें जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जो तमाम तरह के चीज़ों का सर्वेक्षण करती हैं, ज़्यादातर विदेशी हैं, और कुछ ना कुछ ज़रूर हो वो यूरोप का कोई ना कोई देश ज़रूर उठाएंगी कि बहुत प्यारा है। अरे भैया, जितना डेनमार्क वगैरह की जनसंख्या है ना, वहाँ अपने एक शहर की जनसंख्या भी मतलब इतना ज़्यादा पड़ जाएगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुट्ठी भर लोग हैं, उनका सर्वेक्षण आप कर रहे हैं। यहाँ आकर देखिए ना, हर धर्म के लोग मिलेंगे, हर जाति के लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि सरकार यहाँ तक आपको करे कि आपका फ्रीडम छीन ले। ठीक है, निसंदेह बेहतर लोकतांत्रिक वातावरण स्वतंत्र प्रेस के लिए अनिवार्य है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरएसएफ है दोस्तों, ये वही संगठन है जिसने सर्वेक्षण किया है, ने लोकतांत्रिक सरकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष मूल्यों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता, धर्म और राज्य के पृथक्करण, कानून के समक्ष समानता के अधिकार, लैंगिक समानता आदि को कोई अहमियत नहीं दी। उसकी विसंगति तब और स्पष्ट हो जाती है जब कुछ ऐसे राष्ट्र उसकी रैंकिंग में भारत से आगे दिखते हैं, जब भारत के मुकाबले लोकतंत्र का अधिकार सीमित है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र शासित देश भारत ही है, और ये मूर्ख हमें समझाएंगे। ठीक है, सोचिए कि ऐसा देश, इतना बड़ा पृष्ठभूमि और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ पे लोकतंत्र है, और कोई देश में है दम कर ले जो बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस रैंकिंग में बर्किना फासो 36वें नंबर पर है। इस देश के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग की ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट में कहा गया कि वहाँ गुलामी अभी भी जारी है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार इस देश में अनुमानतः 82,000 लोग आधुनिक गुलामी के तहत रह रहे हैं। सोचिए, एक ऐसे देश क्यों जिसका नाम है यहाँ पे दिया है बर्किना फासो 36वें नंबर पर लाया गया है, जहाँ पर अमेरिका जैसे देश ने एक रैंकिंग के माध्यम से पूरी तरह से उसे एक्सपोज कर दिया था कि पूरी दुनिया में गुलामी खत्म होने के बाद भी मतलब बर्किना फासो किस तरह से अभी उसी दास्तां में जी रहा। आप सोचिए उस देश की मानसिकता, उस देश के लोग कितने पीछे हैं
और जहाँ पर अभी गुलामी दास्ता से जुड़ी दस्तावेज सर्वेक्षण तमाम देशों के सामने लाया जा रहा है, उस देश की स्थिति क्या होगी। पर नहीं, इनका जो मकसद भारत जैसे देश को टारगेट करना है, टारगेट इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों जब तक ऐसे देश को आप टारगेट नहीं करेंगे ना, तब तक आपका जो है कि बिकेगा ही नहीं। जैसे ही आप देश भारत जैसे देश को टारगेट किए, उसके बाद आप भी आ जाएंगे सुर्खियों में, ओ हमने सर्वेक्षण किया, हमने सर्वेक्षण किया। नहीं तो पूछता कौन है आपको, क्या ज़रूरत है आपको सर्वेक्षण करने की, अगर इसी तरह सर्वेक्षण करना है। मालदीव 79वें स्थान पर, जबकि उसके संविधान में कहा गया है कि इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत मालदीव में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। ओमान, सोचिए, एक ऐसा देश 79वें पोजीशन पर बनाया गया है जिस देश के संविधान में पूरी तरह से वहाँ का इस्लामीकरण किया गया है। किस तरह से जो भी कानून व्यवस्था बनाया जाएगा उस इस्लाम के दायरे में रखकर बनाया जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति को वो वरीयता नहीं दी जाएगी जो एक मुसलमान को दी जाती है। इस तरह का भेद होने के बाद भी दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जिस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं आप, भेद किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ऐसे लोगों को 79वें पोजीशन पे दिया गया है। अब बात करते ओमान की, 135वें स्थान पर है। वहाँ के संविधान में कहा गया है कि इस्लामी शरिया कानून का आधार है। वहाँ लैंगिक समानता भी नहीं है क्योंकि संविधान कहता है कि राज्य का प्रमुख मुस्लिम पुरुष होगा। अब आरएसएफ की रैंकिंग में शामिल कुछ ऐसे राष्ट्रों पर नज़र डालते हैं। सोचिए, हद है ना। 135वें स्थान पर ओमान आता है। वो क्या कहता है वहाँ पे संविधान में, सबसे जो मुख्य है वो पुरुष है, महिलाओं की कोई गिनती नहीं है। तो एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसी सोच जहाँ पे औरतों को किसी प्रकार की कोई समानता नहीं, कोई अधिकार नहीं, सारी चीज़ों से वंचित रखा जाता है। पुरुष को उत्तम बताया जाता है, महिलाओं को निम्न श्रेणी में रखा जाता है। एक कह सकती फैक्ट्री और कारोबार का उपमा दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि औरतें बस बच्चे पैदा करने के लिए और घर गृहस्थी देखने के लिए हैं। तो ये जब तक आपकी ये सोच रहेगी, ये मानसिकता रहेगी ना, आप एक सशक्त देश हो चाहे सशक्त समाज का कभी भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने बहनों माँ के साथ रह चुके हैं उन्हें पता होगा कि औरतों का योगदान कितना बड़ा है। भैया, थोड़ा सा अगर हमारे शरीर का कोई भाग कट जाता है हम चिल्लाने लगते हैं, पर जब एक महिला को, अपनी बहन को, अपनी माँ को लेबर पेन होता है जिसे आप प्रसव पीड़ा कहते हैं, तो उनसे जाके पूछो उनका क्या हाल होता है। फिर भी दोस्तों अपने शरीर से किस तरह से वो सींचती हैं एक छोटे से पौधे को, फिर जन्म देती हैं। तो पूरा संसार जिस वजह से आज पृथ्वी पे है, जिसने पैदा किया, आज उसे कुछ देश उपेक्षा की नज़र से देख रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके अधिकारों को सीमित कर रहे हैं। और पुरुष जिसे 9 महीना तक गर्भ में रखो, उसके बाद 5 साल तक माँ की गोद में रखो, वो आज पुरुष अपने आप को महान बता रहा है। अगर महिलाएं छोड़ दें तुम्हारा केयर करना, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और तुम अपने देश में महिलाओं की इस तरह की स्थिति रखी हो। छोड़िए, ऐसे मूर्खों को क्या बताया जाए। अर्जेंटीना 64वें नंबर पर है। इसका संविधान कहता है कि संघीय सरकार रोमन कैथोलिक अपोस्टोलिक धर्म का समर्थन करता है। सोचिए, ये पूरी तरह से देख सकते हैं। अर्जेंटीना जो है आपका पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे ज़्यादातर कैथोलिक अपोस्टोलिक धर्म के लोग हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। पहली प्राथमिकता किसे दी जा रही है? धर्म को दी जा रही है। पर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे पंथ निरपेक्ष की भावना है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार की नज़रों में सारे जो धर्म वो समान हैं। धर्म के आधार पर वी नेवर एवर डिस्क्रिमिनेट विद अवर सिटीजन। उसके बाद है वहाँ के संविधान में लिखा गया है कि माल्टा का धर्म रोमन कैथोलिक अपोस्टोलिक है। सोचिए, ऐसे तमाम तरह के देश हैं, फिर भी उनका जो है कि 64वें नंबर पे 81वें नंबर पे उन्हें रेटिंग दिया गया। तो आप सीधे सीधे कहिए ना, ये सब मूर्ख बनाने की योजनाएं हैं, अपने आप को हाईलाइट बनाने की योजना। जिस तरह से आजकल यूट्यूब में नहीं वीडियो आता, अरे मोदी जी को इसने ये कह दिया, उसने ये गाली दे दिया, मोदी ने गरीबों का खून चूस लिया,
योगी ने कटवा दिया। ये क्या है? हाईलाइट करने का एक जरिया है, एक कला है। प्रेस की आज़ादी के मामले में नॉर्वे आरएसएफ की रैंकिंग में पहले पायदान पर है, लेकिन उसके संविधान में राष्ट्र प्रमुख होने के मानदंड का निर्धारित करते हुए कहा गया कि राजा सदैव इवेंजेलिकल लूथरन धर्म का प्रचार करेगा। यहाँ भी देखिए कि धार्मिक चीज़ें हैं, जो राजा होगा उसे भी एक तरह से धर्म के आधार पर किस तरह से थोप दिया गया है कि धर्म के आधार पर ही आप इस चीज़ों का प्रचार प्रसार करेंगे, और जो अन्य धर्म को लोग वहाँ रह रहे हैं वो क्या उपेक्षित, पीड़ित महसूस नहीं करेंगे? आप ही सोचिए। नॉर्वे में कोई स्थान नहीं है जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत है। नॉर्वे जैसी स्थिति तीसरे पायदान वाले डेनमार्क की भी और 65वें स्थान वाले ग्रीस की भी। हमारा जो जब हम पढ़ते हैं ना फंडामेंटल राइट्स संविधान में, जो पहला है जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सॉरी राइट टू इक्वलिटी, माफ़ करिएगा। पहला जो आता है राइट टू इक्वलिटी आता है, उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, तो समता या समानता का अधिकार। तो दोस्तों इन देशों में समता या समानता का ही अधिकार नहीं है। सोचिए किस तरह से पुरुषों से महिलाओं से भेद किया जा रहा है, पुरुषों को उत्तम बताया जा रहा है, राजा को धर्म का प्रचार करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोगों को पहले पायदान पे, भारत से ऊपर पायदान पे रखा गया है। सोचिए, भारत जिसके संविधान में पंथ निरपेक्षता अंतर्निहित है और जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और जो समता की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं के साथ अपने राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करता है, वह उन वंशानुगत राजाशाही वाले देशों से पीछे रह गया है जिनके चर्च से गहरे संबंध हैं। क्या आरएसएफ यह विश्वास दिलाना चाहता है कि धर्म आधारित देशों में जहां गैर मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित रखा गया है, वहां मीडिया में अधिक बहुलवाद है? भारत में पिछले कुछ दशकों में मीडिया सेक्टर में आए उछाल को विभिन्न भाषाओं के प्रकाशनों के बढ़ते प्रिंट ऑर्डर से समझा जा सकता है कि देश में 800 से भी अधिक टीवी चैनल हैं, जिनमें से 1/4 का वास्ता समाचार और समसामयिकी मामलों से है। क्या कोई ऐसा राष्ट्र है जहां मीडिया में इतनी अधिक विविधता हो? मुझे उम्मीद है कि आरएसएफ इस्लामिक देशों और धर्म तंत्र में स्वयं सेंसरशिप का अनुपालन न करने के नतीजों से पूरी तरह वाकिफ होगा। उसे स्वयं सेंसरशिप के बारे में कुछ पता होगा जो ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क इत्यादि देशों में उनके राष्ट्रीय गौरव को चलन में है। जहाँ तक मीडिया संबंधी विधायी ढांचे का सवाल है, संसद द्वारा बनाए गए अनेक कानूनों के तहत मीडिया को स्वतंत्र और निडर होकर काम करने के लिए पर्याप्त संरक्षण है। पारदर्शिता एक और पैमाना है जिस पर भारत को उच्च रेटिंग हासिल है। भारत में मीडिया के गुलदस्ते में इंद्रधनुष के सभी रंगों को देखा जा सकता है, जिनमें वे भी शामिल हैं। जो साम्यवाद, समाजवाद, दक्षिणपंथ आदि के लिए प्रतिबद्ध है, जो पारदर्शिता की कमी शिकायत करते हैं, उन्हें देखना होगा कि अतीत में वामपंथी झुकाव की अधिकता थी, लेकिन अब इस प्रकार की राय को समुचित स्थान मिल रहा है। वास्तव में यही वह बहुलता है जो सूचना एवं राय के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इस तरह की बहुलता कहीं और नहीं है। यह सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है, जहां गालियां देने में नेताओं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा जाता। सोचिए, मैं भी इस चीज़ को बहुत पहले ही बता रहा था, मेंशन कर रहा था कि एक ऐसा देश जहाँ पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तमाम शासनाध्यक्ष को, सम्मानित व्यक्ति को जिस तरह से जनता पानी पी पी कर गाली देती है, ऐसे देश को आप ये कह रहे हैं इस देश में जो है फ्रीडम नहीं है, राइट टू एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का फ्रीडम नहीं है। क्या मूर्ख बना रहे हो? वास्तव में आरएसएफ द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली अत्यधिक संदिग्ध है। आरएसएफ प्रेस की स्वतंत्रता की परिभाषा भी नहीं बताता। आरएसएफ का काम आत्मपरक, पक्षपाती और गैर पारदर्शी है। इसी वजह से उसके निष्कर्षों को चुनौती दी जानी चाहिए। आरएसएफ को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए और अन्य संविधानों के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए। उसे उन मजबूत संस्थानों को देखना चाहिए जो भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ते हैं। उसे वैश्विक रैंकिंग तैयार करने से पहले खुद के लिए लोकतंत्र को परिभाषित करना चाहिए। तो ये देखिए, ये तमाम तरह की मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं। जब आपसे कभी भी कहीं भी कोई रेटिंग के बारे में बात करें, जब वो रेटिंग खास तौर से पश्चिमी सभ्यताओं से फली फूली हो, पश्चिमी सभ्यताओं की मानसिकता से घिरी हुई हो, तो
उस जो रेटिंग होगा दोस्तों, जो सर्वेक्षण होगा, उसे आप सिरे से खारिज कर दीजिएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जो गलतियां हुई हैं उस सर्वेक्षण से, उस सर्वे एजेंसी से, आप यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन देख सकते हैं। तो आप भी बताइएगा, यदि कभी भी आपने इस तरह का कोई भी सर्वेक्षण हुआ हो जिसमें बाद में सुधार भी किया गया हो। एक सर्वे हुआ था, मैं आपको बता दूं, और उस सर्वे एजेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ था, और वो इंटरनेशनल ठीक है एजेंसी था जिसने भारत के संदर्भ में सर्वे किया था, और जिसने भारत के कई शहरों को पूरी तरह से पॉल्यूटेड सिटी घोषित कर दिया था। बाद में यह चूक के लिए उसने माफ़ी मांगा। तो आप हो सकता है आप बताएं इस चीज़ को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी ओपिनियन, इस लेख से संबंधित कोई जानकारी हो वहाँ पे ऐड करना चाहें तो ज़रूर किया करिए। इससे और लोगों को सीख मिलेगी और आपके अंदर की जो विचारधारा है वो डेवलप होगी। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ख़ासकर मुझे जो है कि जो मतलब लड़कियां हैं वो मैसेज करती हैं, तो भाई लड़कों तुम लोग क्यों नहीं करते हो आप लोग भी किया करिए। तो आप लोगों के लिए तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद।